बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेक्टिलिनियर मोशन में आज हम डिपेंडेंट मोशंस पे बात करेंगे। डिपेंडेंट मोशन में इस तरह होता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब अगर पॉइंट ए है उसकी पोजीशन को मैं चेंज करता हूँ तो उसके साथ साथ पॉइंट बी, पॉइंट सी या पॉइंट डी की पोजीशन भी चेंज होगी। और पॉइंट ए की पोजीशन के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, तो जो पॉइंट बी, सी और डी है उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और सिमिलरली एक्सेलरेशन भी उसके साथ चेंज होगी। जब मैं एक पॉइंट की पोजीशन को चेंज करूँगा तो उसके साथ साथ दूसरे पॉइंट्स की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। अच्छा, तो मैं लिख सकता हूँ पोजीशन of a particle depends upon the position of another or of several other particles। कि अगर कोई पार्टिकल है उसका पोजीशन है तो डिपेंड करेगा दूसरे पार्टिकल्स की पोजीशन पे। अगर जिस तरह मैंने कहा एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, तो अगर पार्टिकल बी को मैं चेंज करूँगा उसकी पोजीशन को तो पार्टिकल ए की पोजीशन भी चेंज होगी और साथ साथ में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी चेंज होगी। अच्छा, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और एग्ज़ाम्पल पहले मैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से स्टार्ट लेता हूँ, जिसमें 2 पुलीज़ है, एक फिक्स्ड है और एक मूवेबल है, जबकि 2 मासेस के साथ कनेक्ट है और एक रोप है जो कि ACDEFG है, अब कांस्टेंट लेंथ है। तो अब हम मालूम करेंगे कि अगर मैं जो आपका मास ए है उसकी पोजीशन या पॉइंट ए है उसकी पोजीशन को चेंज करता हूं तो उसके साथ पोजीशन बी किस तरह चेंज होगा। अब यहाँ आप इस डायग्राम में देख लें, इसमें ये रोप है ACDEFG और ये जो रोप है ये आपको पता है ये कांस्टेंट लेंथ है, इसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे फिर देख लें, ये रोप का जो पार्ट है, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ सेगमेंट AC, फिर लेंथ ऑफ सेगमेंट DE है और लेंथ ऑफ सेगमेंट FG या GF है। तो मैंने डिवाइड कर दिया इस रोप को ACDE और GF में। अच्छा, यहाँ मास ए और मास बी है। मास ए जो कि फिक्स्ड पुली के साथ कनेक्ट है और मास बी जो कि मूवेबल पुली के साथ कनेक्ट है। अच्छा, पहले मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास क्या है, रोप ACDEF और G है और ये रोप ACD है, ये इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लेंथ। इसका लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं इनको सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूँ। तो जो सेगमेंट्स है, अच्छा ये सारा का सारा रूप कांस्टेंट लेंथ है तो ये सेगमेंट्स भी कांस्टेंट होंगे। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट्स ACDE and FG are also constant। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देख ले, जो मास के साथ जो लेंथ मैंने लिया है उसको मैंने नाम दे दिया है, या पोजीशन के बी की पोजीशन क्या है तो उसको मैंने नाम दे दिया है XB, और जो ए की पोजीशन है उसको मैंने नाम दे दिया है XA। अब आप एब्जॉर्ब कर लें, ऑब्जर्वेशन के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो लेंथ AC है और जो XA है ये आलमोस्ट इक्वल है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। 0.5 मीटर है, 0.2 मीटर है, 0.1 मीटर है, जो भी है, लेकिन जो आपका लेंथ ऑफ सेगमेंट AC है इट इज़ डिफर्स फ्रॉम XA ओनली बाय ए कांस्टेंट। सिमिलरली आप DE को देख ले और XB को देख ले तो इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है एक कांस्टेंट का। सिमिलरली G और F जो है, GF और XB जो है, तो इनमें भी एक कांस्टेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद तो मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्जर्विंग दैट दो ऑब्जर्वेशंस, जो कि 2 या 3 ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूँ, वो क्या है, ऑब्जर्विंग दैट लेंथ
ऑफ सेगमेंट ए सी, और सेगमेंट ए सी को मैंने कहा कि ये भी कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ सेगमेंट ए सी डिफर्स फ्रॉम पोजीशन ऑफ मास ए which is XA differs from XA only by a constant। तो ये इन दोनों में जो फ़र्क है वो एक कांस्टेंट का आ रहा है। सिमिलरली डी ई और जी एफ में जो एक्स बी के साथ फ़र्क आ रहा है वो भी एक कांस्टेंट का होगा। तो मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली लेंथ of segments DE and FG or GF differ from XB only by a constant। अच्छा, ये ऑब्जर्वेशन या जो मैंने ऑब्जर्व किया ये मैंने क्यों लिखा कि लेंथ ऑफ सेगमेंट ऐसी डिफर्स फ्रॉम एक्स ए ओनली बाय कांस्टेंट एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ सेगमेंट डी ई एंड एफ जी डिफर्स फ्रॉम एक्स बी ओनली बाय ए कांस्टेंट, क्योंकि इससे मैं एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। इक्वेशन किसका? पोजीशन ऑफ ए और पोजीशन ऑफ बी का। अच्छा, अब आप देख लें, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ए सी जो कि एक दफ़ा है तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ एक्स ए। फिर आप देख ले डी ई और जी एफ, तो एक्स भी दो दफ़ा आ गया है डी जी एफ के साथ भी, और जो लेंथ ऑफ द सेगमेंट डी है इसके साथ भी। तो यहाँ पे सारा का सारा रोप को आप देख ले एक्स ए प्लस 2xb, क्योंकि एक्स भी दो दफ़ा आया है। दो दफ़ा क्यों? एक डी के साथ और एक जी एफ के साथ। और इनमें से जो डिफरेंस आ रहा है, या मैं इसको कह सकता हूँ कि एक्स ए प्लस 2xb ये भी एक कांस्टेंट आ रहा है, या जो डिफरेंस आ रहा है उसके साथ तो उसको लिख सकता हूँ कि ये एक कांस्टेंट है। तो इन सिंपल मैं कह सकता हूँ कि ये एक्स ए को मैं ले रहा हूँ और एक्स बी और एक्स बी को ले रहा हूँ, और मुझे पता है कि जो डिफरेंस आ रहा है या जो भी है तो इनका जो लेंथ है वो कांस्टेंट होगा। ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, और यहाँ पे आप देख लें कि एक्स ए प्लस 2x भी ये कांस्टेंट आ रहा है। अब इस इक्वेशन को आप देख लें, या यहाँ पे प्रैक्टिकली आप देख लें। अब अगर मैं x ये जो a है इसको मैं 2 मीटर नीचे धकेलता हूँ तो क्या होगा? ये रोप है, डी ई सेगमेंट है और जी एफ सेगमेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 2 मीटर नीचे आऊँगा तो उस 2 मीटर के साथ क्या होगा? 1 मीटर ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप देख लें कि अगर मैं एक्स ए को 2 मीटर नीचे धकेलता हूँ तो इसका मतलब ये कि एक्स भी ऊपर को 1 मीटर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2 मीटर है वो 1 मीटर यहाँ पे आ जाएगा और 1 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, और एक्स भी कलेक्टिवली इन दोनों का लेंथ है। सो तो मैं इन सिंपल वर्ड्स कह सकता हूँ, इफ एक्स ए इज गिवन इन इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स ए, दैट इज if block A is lowered by an amount delta XA, the coordinate XA will receive an increment delta XA is equal to -1/2 delta XA। अच्छा, क्या होगा कि ये जो है इनको कितना मिलेगा? इसका हाफ मिलेगा। अगर यहाँ पे 4 मीटर मिलेगा तो यहाँ पे 2 मीटर ये ऊपर जाएगा। अगर ये 8 मीटर नीचे आएगा तो ये 4 मीटर ऊपर जाएगा। इन दोनों का जो रिलेशन है वो हाफ का आ रहा है। दैट इज ए ब्लॉक बी विल राइज बाय ब्लॉक बी विल राइज बाय द सेम अमाउंट, ताकि कि जो यहाँ पे 2 मीटर गया है तो यहाँ पे 2 मीटर नीचे है तो यहाँ पे ये 1 मीटर ऊपर जाएगा। अच्छा, तो इन सिंपल वर्ड्स में इस स्टेटमेंट को इसी तरह लिख सकता हूँ, इफ़ एक्स हैज़ गिवन इन इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स है। अगर एक्स ए को मैं कोई इंक्रीमेंट दे दूँ, या नीचे कर लूँ या ऊपर कर दूँ, और वो इंक्रीमेंट हो डेल्टा एक्स है, दैट इज इफ ब्लॉक इज लोअर्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा एक्स ए, द कोऑर्डिनेट एक्स बी विल रिसीव इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स बी -1/2 डेल्टा एक्स ए। जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, 4 मीटर में नीचे आता हूँ, ये 2 मीटर ऊपर जाएगा क्योंकि ये इसका हाफ राइज होगा या लोअर्ड होगा। दैट इज ब्लॉक बी विल रिसीव बाय हाफ द सेम अमाउंट। तो ये आपकी समरी है कि अगर मैं एक्स ए को 4 मीटर लोअर करता हूँ या ऊपर करता हूँ तो उसके मुताबिक जो चेंज आएगा एक्स बी में तो वो हाफ होगा।
अच्छा, इसके बाद ये सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का प्रॉब्लम था या एग्जांपल था। अब मैं जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उसकी तरफ आता हूँ, उसका एक प्रॉब्लम करता हूँ और उसका एक इक्वेशन डिस्कस करता हूँ। उसके बाद फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा जी, ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का एक एग्जांपल है। यहाँ पे देख लिए 4 पुलिस है जो कि 2 फिक्स्ड है और 2 मूवेबल है। हमने क्या किया है कि जो एक मूवेबल पुली है यहाँ पे एक मास कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे एक मास कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे इसको नाम दे दिया है पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी और यहाँ पे पॉइंट सी। अब मास ए के साथ जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उसको नाम दे दिए एक्स ए, फिर जो पोजीशन बी के साथ कोऑर्डिनेट बन रहा है उसको एक्स बी, और जो मास सी के साथ या पॉइंट सी के साथ तो उसको नाम दे दिए एक्स सी। अब यहाँ पे देख ले, ये जो पोर्शन है इस रोप ए बी सी का, या आप और नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी एक नाम दे सकते हैं, यहाँ पे भी। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको देख ले और एक्स ए को देख ले। तो जिस जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में मैंने कहा कि इट डिफर्स ओनली बाय अ कांस्टेंट, सिमिलरली यहाँ पे देख ले तो एक्स ए दो दफ़ा आया है। एक्स बी को देख ले और यहाँ पे बी और ये वाला जो पुली है यहाँ पे, और बी और ये वाला जो पुली है इसके लेंथ को देख ले। इट आल्सो डिफर्स एक्स बी बाय ए कांस्टेंट, सिमिलरली एक्स सी को देख ले और ये वाला लेंथ देख ले। तो एक्स ए 2 दफ़ा आ गया है, एक्स बी भी 2 दफ़ा आ गया है और एक्स सी 1 दफ़ा आ गया है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 एक्स ए, एक इक्वेशन लिख सकता हूँ, प्लस 2 एक्स बी, क्योंकि एक्स ए 2 दफ़ा आया है, एक्स बी भी 2 दफ़ा आया है और एक्स सी 1 दफ़ा आया है, तो इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा जी, ये इक्वेशन आ गया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का। नेक्स्ट, अब अगर कोई 2 पार्टिकल है या 3 पार्टिकल्स है, उनके दरमियान में जो रिलेटिव जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उन पॉइंट्स के दरमियान में, अगर उनका जो इक्वेशन आता हो वो लीनियर हो, जिस तरह इसको देख ले, ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। अगर किसी पार्टिकल्स के दरमियान में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जिस तरह इन तमाम पार्टिकल्स के दरमियान में ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, अगर उनका रिलेशन आ रहा है, वो रिलेशन जिस तरह ये रिलेशन है वो लीनियर हो, तो मैं जो इसकी वेलोसिटी का रिलेशन मालूम करूँगा तो वो भी सिमिलरली इसी तरह आएगा, लीनियर। और अगर एक्सेलरेशन का फिर मालूम करूँगा तो वो भी लीनियर आएगा। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूँ, when the relation existing between the position coordinates of several particles is linear, a similar relation holds between the velocities and between the acceleration of the particles। अगर ये रिलेशन पोजीशन कोऑर्डिनेट का क्या है, ये लीनियर है, तो सिमिलर रिलेशन होल्ड्स करेगा, एग्जिस्ट करेगा वेलोसिटीज़ के दरमियान में भी और एक्सेलरेशन के दरमियान में भी, इन पार्टिकल्स के दरमियान में। तो मैं ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, इसको मैं इन शॉर्ट इसी तरह लिख सकता हूँ, when the relation existing between the position coordinates of several particles is linear, a similar relation holds between the velocities and between the accelerations of the particles। अब आप इस इक्वेशन को देख ले जो कि लीनियर है, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का एक इक्वेशन है, लीनियर है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 का आप क्या मालूम कर ले, डेरिवेटिव मालूम कर लें। सो जब इक्वेशन 1 का मैं डेरिवेटिव लूँगा, डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1 इज 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स पोजीशन ऑफ एक्स ए का जब डेरिवेटिव लूँगा तो यह आ जाएगा डेल्टा एक्स ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, प्लस जिस तरह ये रिलेशन है इसी तरह वेलोसिटी का रिलेशन भी आ जाएगा। ये स्टेटमेंट से मैंने पढ़ लिया क्योंकि ये लीनियर है। 2 डेल्टा एक्स बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस एक्स सी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, और फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, तो अब मैं मज़ीद इसको लिख सकता हूँ 2 और डेल्टा एक्स ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, मुझे पता है इट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, प्लस 2
यहाँ पे भी वेलोसिटी आ जाएगी एट पॉइंट बी, और यहाँ पे वेलोसिटी आ जाएगी एट पॉइंट सी। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन आ जाएगा किसका, वेलोसिटी का, एट पॉइंट ए बी एंड सी। तो इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब एक्सेलरेशन के लिए आप क्या मालूम क्या करेंगे, सिमिलरली ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा ये वाला स्टेटमेंट आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये रिलेशन इसको देख ले, ये रिलेशन या ये रिलेशन ये देख ले, ये क्या है, लीनियर है। तो जब ये लीनियर है तो एक्सेलरेशन के लिए भी सेम आ जाएगा, सेम रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पेयर डेरिवेटिव लूँगा। जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा 2 एक्सेलरेशन ए प्लस 2 एक्सेलरेशन एट बी प्लस एक्सेलरेशन एट सी। तो मैं लेता हूँ इसका डेरिवेटिव। मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट अगेन, डिफ्रेंशिएट अगेन इक्वेशन 2। अच्छा, इसकी डिफ्रेंशिएशन से क्या आ जाएगी, 2 वी डेरिवेटिव ऑफ वी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी, या मैं लिख लेता हूँ 2 डेरिवेटिव ऑफ वी ए डिवाइडेड बाई डी टी प्लस 2 डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी डिवाइड बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी और वी सी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ जीरो विच इज कांस्टेंट, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास एक्सेलरेशन के लिए क्या आ जाएगा, 2, इसका क्या मतलब, एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए प्लस 2 एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी प्लस एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम भी आप इसी तरह करेंगे। पहले आप क्या करेंगे कि ये जो तमाम लेंथ है इस रोप का ये कांस्टेंट है, फिर हर एक का पोजीशन कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे, जिस तरह एक्स ए है, एक्स बी है, एक्स सी है, फिर उनका एक रिलेशन लेंगे। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का जब रिलेशन आ जाए तो फिर आप सिंपली मालूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन एट दोज पॉइंट्स एंड वेलोसिटी एट दोज पॉइंट्स एंड एक्सेलरेशन एट दोज पॉइंट्स। क्योंकि हमें पता है कि ये इसी तरह का अगर प्रॉब्लम होगा रेक्टिलिनियर मोशन का, तो वो क्या होगा, उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट का जो इक्वेशन होगा वो लीनियर होगा। जब वो लीनियर होगा तो सिमिलर रिलेशन विल होल्ड बिटवीन द वेलोसिटीज एंड बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स।